नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही चर्चित बिल के बारे में, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022। आपको इस बिल के बारे में सरकार, अगर आप संसद को सुन रहे होंगे तो सरकार कोशिश कर रही है कि यह बिल लाया जाए। और इस बिल को लाने से जो लाभ होगा वो लाभ ये होगा कि जल्दी से जल्दी केसेस को सुलझाया जा सकेगा और जो एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं उसमें बहुत हेल्प मिलने वाला है। और दावा तो यह भी किया जा रहा है कि 27 साल के बाद एक रेप विक्टिम का बच्चा जो 27 साल के बाद अपनी मां को न्याय दिला सका। सब कुछ आप इस वीडियो में जान पाएंगे। मोदी सरकार ने देश में आपराधिक केसों की जांच में बदलाव की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाया है। सरकार ने आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 संसद में पेश किया है। विधेयक लोकसभा से पास हो चुका है और आगे की प्रक्रिया पर विपक्ष और सरकार में रस्साकसी जारी है। एक तरफ विपक्ष इसे स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजने की बात कर रहा है, वहीं केंद्र सरकार इसका बखान कर रही है। इस विधेयक में जो प्रावधान है वो पुलिस से जुड़े अधिकारियों कर्मचारियों में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। अधिकतर लोगों का मानना है कि इस विधेयक से अपराधी के खिलाफ जांच और तेज होगी और सजा का दर बढ़ेगा। किसी भी आपराधिक केस में साइंटिफिक एविडेंस की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है, इस पर जोर देते हुए राज्यसभा में चर्चा के दौरान यूपी के पूर्व डीजीपी और बीजेपी सांसद ब्रिजलाल ने अपने अनुभव साझा किए और कहा कि यह विधेयक बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। अपराधी काफी शातिर हो चुके हैं, वो रोज नए तरीके खोज रहे हैं। उन्हें जेल पहुंचाने के लिए 1920 का अधिनियम प्रभावी नहीं रह गया था। इस नए विधेयक से पुलिस को किसी भी अपराधी के खिलाफ साइंटिफिक एविडेंस जुटाने और सजा दिलाने में काफी सहायता मिलेगी। इस बिल की चर्चाओं के बीच उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक केस सामने आया है जिसमें शायद आपको विधेयक समझने में आसानी हो। बात आज से कई साल पहले यानी कि 1994 की बात है। शाहजहांपुर के सदर बाजार थाना क्षेत्र में एक 12 साल की बच्ची अपनी बहन और जीजा के साथ रहती थी। बहन और जीजा दोनों ही नौकरी करते थे। एक दिन मोहल्ले के दो भाई नकी हसन और गुड्डू घर में घुस आए और दोनों ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। लोकलाज के कारण मामला सामने नहीं आया और इस दौरान बच्ची गर्भवती हो गई। उसने एक बेटे को जन्म दिया। इसके बाद परिवार ने समाज से छुपते छुपाते बच्चे को हरदोई के एक परिवार को गोद दे दिया। कुछ समय बाद लड़की की शादी भी हो गई। कई साल बीत गए। 10 साल बाद युवती के पति को उस घटना की जानकारी हुई तो उसने युवती को ही छोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ उसका गोद लिया हुआ बेटा, यानी जिसको गोद दिया था, वो बेटा भी बड़ा हो रहा था। उसने अपनी मां के बारे में पूछना शुरू किया तो पालने वाली मां ने उसको जानकारी दे दी। बेटा जब अपनी मां से मिला तो बेहद खफा था। वो बार बार पूछता रहा कि आखिर उसने उसे क्यों दूसरे को गोद दे दिया। आखिरकार मां का दर्द छलका और उसने पूरी आपबीती बेटे को बता दी। पूरी कहानी सुनकर बेटे ने मां की हिम्मत बधाई और कहा कि वह उन्हें न्याय जरूर दिलवाएगा। इसके बाद बेटे के साथ पीड़िता ने मुकदमा दर्ज कराने के लिए कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश के बाद 4 मार्च 2021 को सदर बाजार थाने में 2 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन केस के लिए चाहिए होते हैं सबूत और इतने पुराने केस की पड़ताल कैसे हो। एसपी सिटी संजय कुमार ने बताया कि इस मामले में साक्ष्य और गवाह नहीं थे, इसलिए आरोपियों तथा महिला एवं उसके बेटे का डीएनए परीक्षण कराया गया। अब डीएनए रिपोर्ट आ गई है और बेटे का डीएनए आरोपी नकी हसन से मैच कर रहा है। मामले में पुलिस ने अब आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन कर दिया है। पुलिस के अनुसार डीएनए रिपोर्ट इस केस में सबसे अहम सबूत बन गई है। इस तरह सरकार अब आदतन अपराधियों, गिरफ्तार आरोपियों और मुजरिमों के बारे में पहले से ज्यादा जानकारी और ज्यादा डेटा जुटा पाएगी। इसमें पुलिस ही नहीं, जेल अधिकारियों को भी काफी अधिकार मिल रहा है कि वे गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए आरोपी और अपराधियों के रेटिना, आइरिस स्कैन के बायोलॉजिकल सैंपल लेकर उसका विश्लेषण करें। अभी तक 1920 वाले कानून के तहत मजिस्ट्रेट का आदेश लेकर अपराधियों के सिर्फ फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट और तस्वीरें ली जा सकती थी।
हालांकि नए कानून में भी मजिस्ट्रेट का आदेश जरूरी है, लेकिन अब पुलिस को यह अनुमति होगी कि वह सजायाफ्ता या किसी भी आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति के शरीर का नाप भी ले सकेगी। इसमें आरोपी का फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट के साथ साथ रेटिना का नमूना, फोटो, ब्लड सैंपल, हस्ताक्षर भी लिए जा सकते हैं। हालांकि इसके लिए मजिस्ट्रेट की अनुमति आवश्यक होगी। आपको यह भी जानना जरूरी है कि पुराने कानून के तहत सिर्फ उन लोगों का डेटा जुटाया जाता था जो या तो अपराधी घोषित हो चुके थे या जिन्हें किसी जुर्म में गिरफ्तार किया गया हो, 1 साल की सजा सुनाई गई हो। नए विधेयक के तहत पुलिस को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए या गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का डेटा ले सकती है। महिला या बच्चों के खिलाफ किए गए अपराध के मामले में बायोलॉजिकल सैंपल की व्यवस्था की गई है। इसमें दोषी या 7 साल की सजा काट चुके अपराधी होंगे। यही नहीं, इसमें यह भी प्रावधान है कि अगर व्यक्ति जानकारी देने से मना करता है तो पुलिस के पास यह अधिकार होगा कि वह जबरन उस व्यक्ति से जानकारी निकलवाए, जिसे कार्यपालिका द्वारा बाद में निर्धारित किया जा सकता है। यही नहीं, अपराधियों का डेटा 75 साल तक संरक्षित रहेगा। डेटा को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की होगी। तो यह देश का एक ऐसा हॉट टॉपिक है, एक ऐसे बिल के बारे में डिस्कशन हो रहा है जिससे कि क्रिमिनल जो प्रोसीजर होता है उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है और न्यायालय में भी मामलों को जल्दी से निपटाया जा सकता है। जल्दी से सुनवाई करके जो आरोपी है, जो दोषी है, उनको सजा दिलाया जा सकेगा या जो दोषी नहीं है उनको बरी भी कराया जा सकेगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।